नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है और ठीक 3:04 अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज 8 अक्टूबर 2024 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। अबू तालिब, वर्षा सक्सेना, माशूदा बेगम, संजय कुमार गुप्ता, ख्याति द्वारका दास, ओके, दिव्यांशु पाल, कुमार सौरभ, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। जितने भी लोग यहाँ पर लाइव मौजूद हैं, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करता हूँ। रेहाना बेगम भी हमारे साथ जुड़ी हैं, मोहम्मद सरफराज आलम, मानशी राय, आइए जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सारे के सारे लोग कुशल मंगल होंगे, मजे में होंगे, बिंदास होंगे। पॉलिटी की क्लास है और आप जानते हैं कि पॉलिटी का सबसे पहला यूनिट, सबसे पहला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने विविधता के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ न्यू टॉपिक। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द गवर्नमेंट, जिसमें हम सरकार के बारे में बात करेंगे। मेघा चौहान, अदिति गुप्ता, रुबीना, कशिश, कविता, दिव्या और विनय, राहुल, भावना, रश्मि, मेहरीन, वंदना, राहुल, बुलबुल, शशि बाला, नेहा चौहान। आइए भाई, सब लोग आ जाइए फटाफट से। सब लोगों के नाम लेना तो देखिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम लोग फटाफट से मुद्दे पर आते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन। सबसे पहला टॉपिक डाइवर्सिटी हमने कंप्लीट किया था। आज हमारा टॉपिक हमारे पास पढ़ने के लिए है गवर्नमेंट। हेडिंग डाल लीजिए, गवर्नमेंट यानी कि सरकार। आप अगर बारी बारी से कमेंट करके ये पूछेंगे कि मेरा कमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो मेरी पूरी क्लास तो इसी बात का जवाब देने में निकल जाएगी कि मुझे आपका कमेंट नजर आ रहा है ना, और नजर नहीं आ रहा है। इसी जद्दोजहद में हम पूरा का पूरा समय निकाल देंगे। तो बेहतर है कि हम फोकस करें और यहां पर ध्यान दें कि हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है गवर्नमेंट या सरकार। सर, ये सब जो आप पढ़ा रहे हैं ये सीटेट में आएगा? नहीं तो क्या मेरे भाई इंडियन आइडल में आएगा? ये कैसा सवाल था? ये जो आप करा रहे हैं ये सीटेट में आएगा? मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे मित्र, जब ये सीटेट का बैच है, आपका पेन ठीक है सर? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हालत खस्ता है। चलिए, अच्छा किया आपने मेरे को याद दिला दिया। अरे, थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए मेरे को, हालत खराब है भाई। बड़ी मुश्किल से इसी तरीके से आज हिम्मत जुटाई है आप लोगों की क्लास लेने की। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरे भाई ये सीटेट का बैच है, यहाँ पर हम जो भी चर्चा करेंगे वो सीटेट के लिए ही होगी। ना तो ये इंडियन आइडल में आएगा, ना ही इंडियाज गॉट टैलेंट में आएगा, ना ही ये बिग बॉस में पूछा जाएगा। समझ गए? तो ऐसा सवाल मत करो कि मेरा मन करे कि मैं यहीं पर लटक जाऊं। हम्म, तो इतनी जल्दी खुदकुशी नहीं करनी है मुझे। आप लोगों में से जितने भी लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और खासकर पटना से बिलोंग करते हैं, तो तैयार रहिएगा भाई। पटना को 18 तारीख
18 अक्टूबर को पटना में हमारा मीटअप है। करियर विल की पूरी टीम आ रही है पटना, बिहार, आप लोगों से मिलने के लिए। तो अगर आप पटना रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं तो आप हम लोगों से मिल सकते हैं। करियर विल की पूरी टीम के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर आइएगा मिलने के लिए। 17 तारीख की शाम को हम लोग पटना पहुंच जाएंगे। सर मैं अभी बिग बॉस देख रहा था। बहुत बढ़िया, देखिए आप बिग बॉस देखिए, फिर क्या दिक्कत है। चलिए दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू। अब आते हैं मुद्दे पर और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज गवर्नमेंट। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि गवर्नमेंट बेसिकली क्या है, किसको हम कहते हैं सरकार। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी देश में डिसीजंस लेने के लिए या निर्णय लेने के लिए या काम करने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है, एक गवर्नमेंट की जरूरत होती है। अब आप सोचेंगे कि यार किस तरीके के काम या किस तरीके के डिसीजंस, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे देश में स्कूल्स और कॉलेजेस कहां पर बनाए जाएं, कब बनाए जाएं, कितने बनाए जाएं, ये डिसाइड करने का काम किसका होगा? डेफिनेटली सरकार का होगा। हमारे देश में सड़कों की हालतें कैसी हैं, सड़कें बनाई जाएं, नेशनल हाईवेज बनाए जाएं, एक्सप्रेसवेज बनाए जाएं, दो या दो से ज्यादा शहरों को और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट किया जाए, इन सारे के सारे प्रकार के निर्णय लेने का काम भी किसका होता है? सरकार का होता है। भाई स्वाभाविक सी बात है, ये सारे के सारे काम कौन करती है? सरकार करती है। सर बनारस में भी मीटअप रखिए। जी बिल्कुल रखेंगे। अभी तो फिलहाल पटना की इंटीमेशन आई है, पटना हम लोग जा रहे हैं 17 तारीख को, 18 को मीटअप होगा। बाकी पटना के बाद बाकी और शहरों में भी मीटअप्स हम लोग रखेंगे। हाँ जी, तो कहने का मतलब है स्कूल सड़कें कहां पर बनाई जाएं, ये डिसाइड करना, ये निर्णय लेना सरकार का काम है। अगर हमारे देश में महंगाई बढ़ जाती है तो उस महंगाई पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, ये डिसाइड करना सरकार का काम है। इसके लिए नीतियां बनाने का काम किसका है? सरकार का है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराई जाए, लोगों को बिजली आपूर्ति किस तरीके से प्रदान की जाए, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें निर्धारित करने का काम या डिसाइड करने का काम या इन पर निर्णय करने का या निर्णय लेने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। इसके अलावा हमारी जो सरकारें होती हैं वो कई सारे सामाजिक मुद्दों पर भी काम करती हैं। जैसे अगर हमारे देश में गरीबी है तो आप जानते हैं कि गरीबी को कम करने के लिए या गरीब लोगों की सहायता करने के लिए विभिन्न प्रकार की या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स या योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि भारत में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए या राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए जो शक्ति दी गई है, जो पावर दी गई है, वो तीन इंडिपेंडेंट बॉडीज को दी गई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसे हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो हमारे देश की कार्यपालिका है, हमारे देश का जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, वही तो क्या कहलाती है? हमारे देश की सरकार कहलाती है। क्योंकि लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाने का, लेकिन उन बने हुए कानूनों को लागू करने का काम, उन्हें लागू कर कर शासन करने का काम किसका होता है? सरकार का होता है। कहने का मतलब किसी भी देश में सरकार के द्वारा
किसी भी देश में सरकार के द्वारा नियम और कानून बनाए जाते हैं, फिर उस देश के सभी लोगों के द्वारा उन कानूनों को, उन रूल्स को फॉलो किया जाता है और इसी से हमारे देश की या किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को चलाया जाता है या गवर्नेंस सिस्टम को चलाया जाता है। इसके अलावा भी सरकार के कई काम होते हैं, जैसे हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और बाकी देशों से, चाहे वो पड़ोसी देश हो चाहे वो विदेशी देश हो, उनके साथ मित्रता और शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा सरकार की ही जिम्मेदारी है कि किसी भी देश में या हमारे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें भोजन पर्याप्त हो, उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाए, कोई भी नागरिक हमारे देश का भूखा ना रहे, या गरीब लोग है ना जो गरीबी से त्रस्त हैं या जिनके पास अपना पेट भरने के लिए भी संसाधन उपलब्ध नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, उन लोगों के लिए भी विशेष कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। भाई आप जानते हैं हमारे देश में गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन वितरित किया जाता है, गेहूं और चावल गरीबों में बांटे जाते हैं। तो ये भी एक सरकार की क्या है, ये भी सरकार की एक नीति है, एक पॉलिसी है, क्योंकि देश के गरीब लोगों का पेट भरने के लिए ये योजनाएं चलाई गई हैं। इसके अलावा सारे के सारे लोगों को पर्याप्त और अच्छा भोजन उपलब्ध हो, सारे के सारे लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल की जाए। इसीलिए आपने देखा होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है ना स्थानीय स्तरों पर बनाए जाते हैं। हर एक गांव या कस्बे में एक डिस्पेंसरी बनाई जाती है जहां पर जो प्राथमिक चिकित्सा है या जो प्राइमरी मेडिकल फैसिलिटीज है वो सारे के सारे लोगों को उपलब्ध करा दी जाए। इसके अलावा सर आज फिर बीजेपी आ रही है हरियाणा में, चलिए बहुत बढ़िया बात है, मजे कीजिए, फिर तो जश्न मनाइए, खुशियां मनाइए। अगर हरियाणा में फिर से बीजेपी आ रही है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हरियाणा वालों के लिए। इसके अलावा जब भी हमारे देश में नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो, सुनामी हो, ऐसी कंडीशंस में भी पीड़ितों की जो मदद है वो सरकार के ही द्वारा की जाती है। सरकार ही पीड़ितों को राहत पहुंचाने का कार्य करती है, सरकार ही मदद करती है पीड़ित लोगों की। आपने सुना होगा पीएम रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष से तुरंत मदद की जाती है किसके, किसकी, उन लोगों की जो कि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त होते हैं। इसका एक अलग विभाग भी होता है जिसे हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहते हैं, जिसका मुखिया, जिसका हेड खुद कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर हमारे देश में कहीं पर भी कोई वाद विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसका निपटारा करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। और आप जानते हैं कि अगर कहीं पर भी डिस्प्यूट या विवाद होता है तो उसे सॉर्ट आउट करने का काम जुडिशरी का होता है, न्यायपालिका का होता है। और न्यायपालिका भी तो सरकार का ही एक क्या होती है, अंग होती है, एक सरकार की ही क्या होती है, इंटीग्रल बॉडी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार इतने सारे अगर काम करती है तो इतने सारे फैसले और इतने सारे कार्य सरकार के द्वारा कैसे कर लिए जाते हैं। तो भाई हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जो सरकारें होती हैं या जो गवर्नमेंट होती हैं वो विभिन्न स्तरों पर काम करती हैं या डिफरेंट लेवल्स पर काम करती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के विभिन्न स्तर।
डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स या सरकार के विभिन्न स्तर। और आप जानते हैं कि जिस देश में सरकारें विभिन्न स्तरों पर काम करती हैं उसी को क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, उसी को संघात्मक सरकार कहते हैं। लेकिन आमतौर पर सरकारें कई प्रकार की होती हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि हमारे देश में जो सरकारें हैं वो 3 स्तरों पर काम करती हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में कुल 3 प्रकार की सरकारें होती हैं, या भारत में सरकारें कुल 3 स्तरों पर क्या करती हैं, कार्य करती हैं। सबसे पहला स्तर लोकल लेवल पर, यानी कि स्थानीय स्तर पर। अगर हम लोकल लेवल या स्थानीय स्तर की बात करें तो यहां की सरकार लोकल गवर्नमेंट कहलाती है, या जिसे हम स्थानीय सरकार कह सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, लोकल गवर्नमेंट या जो स्थानीय सरकारें होती हैं ये हमारे गांव, मोहल्ले, कस्बे और शहर तक क्या होती हैं, सीमित होती हैं। और इन्हीं स्थानीय सरकारों के अंतर्गत हम इंक्लूड करते हैं किन्हें, तो आप लिखेंगे पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। पंचायतें एवं नगर पालिकाएं। तो सबसे पहला स्तर सरकार का हमारे देश में होता है लोकल लेवल या स्थानीय स्तर, जिसके अंतर्गत आती है लोकल गवर्नमेंट, यानी कि पंचायतें और नगर पालिकाएं। इसके बाद सेकंड वन अगला होता है स्टेट लेवल या राज्यीय स्तर। स्टेट लेवल या राज्यीय स्तर पर होती है स्टेट गवर्नमेंट, या हिंदी में कह सकते हैं आप राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार जो कि पूरे के पूरे राज्य की सरकार होती है। जैसे अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि सर आज फिर से हरियाणा में क्या बन रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। तो आप जानते हैं राज्य स्तर पर सरकारें कैसे बनती हैं। हर राज्य की अपनी एक विधानसभा होती है, यानी कि अपना एक लेजिस्लेचर होता है। किसी राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों होते हैं, लेकिन चलिए हम आज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज हरियाणा राज्य के जो विधानसभा के इलेक्शंस हैं उनके नतीजे आ रहे हैं। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हरियाणा राज्य में जो विधानसभा है, हरियाणा राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें कुल 90 सीट्स हैं, यानी कि कुल 90 सदस्य हैं। तो हरियाणा में 90 सीटों पर क्या हुए, मतदान हुए, इलेक्शंस हुए। अब उसके नतीजे आएंगे। जिस पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा वही उस राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। तो कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का मतलब हो गया जैसे कि एक स्टेट की सरकार, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा है ना, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, फॉर एग्जाम्पल असम, फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश एंड सो ऑन एटसेट्रा। ये कहलाती है राज्य की सरकारें, ये कहलाती है स्टेट गवर्नमेंट। सर वेस्ट बंगाल में कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। आएंगे भाई, जरूर आएंगे। पश्चिम बंगाल में भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अभी पाटलिपुत्र जाना है, अभी बिहार का दौरा है। पटना में मुलाकात होगी 18 तारीख को।
सर मेरठ में, मेरठ तो मेरे घर से पास में है, मेरठ तो मैं जाता रहता हूँ। सैटरडे भी गया था, अब नेक्स्ट सैटरडे भी जाऊंगा मेरठ। ये रहा मेरठ तो पास में। इसके बाद तीसरा स्तर होता है दोस्तों, जो कहलाता है सेंट्रल लेवल, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं केंद्रीय स्तर। और ध्यान रखेंगे, केंद्रीय स्तर या सेंट्रल लेवल पर हमारे पास होती है यूनियन गवर्नमेंट, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार। और आप जानते हैं, हर 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद हमारे देश में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं। इस साल भी हुए थे। और जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो पूरे के पूरे देश को 543 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज में बांट दिया जाता है। अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में मतदान होते हैं, फिर उसके बाद वोटिंग होती है, और फिर वोटिंग होने के बाद, और फिर वोटिंग होने के बाद जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है, वही केंद्र में अपनी सरकार बनाती है, सरकार बनाने में सफल होती है। जैसे आप जानते हैं, इसी बार 2024 में लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं श्री नरेंद्र मोदी। यानी कि पहले 10 साल वो प्रधानमंत्री ऑलरेडी रह चुके हैं, 2014 से 2024। अब 2024 में फिर से केंद्र में सरकार बनी है एनडीए की। सर दिल्ली में कब है सेमिनार? दिल्ली में तो सेमिनार करने की जरूरत ही नहीं है भाई, दिल्ली में तो हम सारे के सारे लोग पाए जाते हैं। करियर विल तो है ही कहां पर? दिल्ली में। जब मर्जी आ जाइए आप करियर विल, कौन रोक रहा है आपको? पंजाब में भी आना सर? जी बिल्कुल आएंगे पंजाब भी। पंजाब जैसी तो जगह ही कोई दूसरी नहीं है पूरे कायनात में, पंजाब क्यों नहीं आएंगे? सर आप बीजेपी के हो? वाह, क्या सवाल पूछा पापा की परी। चंचल, बहुत ही बढ़िया। दिला दीजिए, मुझे भी टिकट दिला दीजिए कहीं से, हम भी चुनाव चुनाव लड़ लेंगे भाई, ऐसी बात है तो। अरे अगर मैं बीजेपी का होता है ना, तो मुझे यहाँ पर पढ़ाने की जरूरत कहाँ पड़ रही होती है? इंडिया गेट के आसपास बंगला होता मेरा। है ना, या तो सांसद होता या विधायक होता। सफेद गाड़ी में घूम रहा होता मैं, पीछे विधायक जी लिखा होता, सायरन बजाती हुई गाड़ी जा रही होती सड़क पर, आगे दो गाड़ियां पीछे दो गाड़ियां, है ना? फिर तो बात ही क्या थी। अपनी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है बताइए, आपने तो मुझे बीजेपी का बना दिया। सर पटना का लिट्टी चोखा खाना? बिल्कुल खाएंगे भाई, पटना का लिट्टी चोखा बिल्कुल खाएंगे। हाँ जी, तो हमें समझ में आ गया कि हमारे देश में जो सरकारें होती हैं वो 3 स्तरों पर काम करती हैं या 3 लेवल्स पर काम करती हैं। आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि ये सरकारें किस तरीके से कार्य करती हैं। इसके बाद समझेंगे गवर्नमेंट एंड लॉ, सरकार तथा कानून। गवर्नमेंट एंड लॉ, सरकार तथा कानून।
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे देश में कानून बनाने का काम, लॉ बनाने का काम किसका है? सरकार का। सरकारें कानून बनाती हैं और देश में रहने वाले लोग उन कानूनों को मानते हैं। केवल यही तरीका है जिससे सरकार किसी भी देश में काम कर सकती है। लेकिन सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि वो उस कानून को मानने के लिए लोगों को बाध्य करें। तो आप जानते हैं सबसे पहले लेजिस्लेचर या विधायिका के द्वारा या व्यवस्थापिका के द्वारा क्या किया जाता है? कानून बनाया जाता है। सबसे पहले लॉ मेकिंग या कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास, विधायिका के पास। तो हमारी जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, केंद्रीय विधायिका है, वो कहलाती है पार्लियामेंट या संसद, क्योंकि हमारे देश के लिए कानून कहां से बनता है? संसद से बनता है। लेकिन जो कानून विधायिका बनाती है, लेजिस्लेचर बनाती है, उसे लागू करने का काम, उसे फॉलो कराने का काम कौन करती है? एग्जीक्यूटिव, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं कार्यपालिका। अप्लाई लॉस, उन कानूनों को लागू करने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। भाई आप जानते हैं कि हम सारे के सारे लोग है ना, अपनी मोटर बाइक या अपना स्कूटर या स्कूटी लेकर है ना सड़कों पर निकल पड़ते हैं, बिना बेरोक टोक के, बिना खौफ के। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सेफ्टी गियर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं या हेलमेट नहीं पहनते हैं। अब सरकार के द्वारा ये कानून बनाया गया है, ये नियम बनाया गया है कि अगर आप सड़क पर कोई भी वाहन लेकर निकलते हैं, दोपहिया वाहन लेकर आप निकलते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो स्कूटी हो, तो आपको अपने सर पर हेलमेट लगाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्योंकि अगर आप हेलमेट लगाएंगे तो वो आपकी सेफ्टी के लिए बेहद सही होगा और उपयोगी होगा। ऑब्वियसली होगा। भाई अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और अगर गलती से किसी से आपकी भिड़ंत हो जाती है, भाई होता है ना कई बार हम लोग एक्टिवा लेकर निकल पड़ते हैं, हमने हेलमेट नहीं लगाया होता, और कई बारी है ना पापा की परियां क्या करती हैं? ब्रेक दबाने की जगह एक्सीलेटर दबा देती हैं, स्पीड और बढ़ जाती है, स्कूटी चक्री की तरह घूमने लगती है। कई बार होता है ऐसा। ऐसे में अगर आपने हेलमेट ना लगाया होगा तो ऑब्वियसली आपको चोट लगने का भी खतरा रहेगा। तो हमारी सरकार ने साफ साफ नियम बनाकर रखा है, ये रूल बनाकर रखा है कि अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं, राइड करते हैं सड़क पर, तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो नियम ये भी है, अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपको जुर्माना देना होगा, और अगर आप जुर्माना नहीं देंगे तो आपको कैद भी हो सकती है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपको हिरासत में भी रहना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब हमारे देश में नियम और कानून सरकार बनाती है या बना के रखे हैं सरकार ने, लेकिन साथ में उसको पालन करने के लिए बाध्य करने का काम भी किसका होता है? सरकार का होता है। सरकार ही उसे उसका पालन करने के लिए बाध्य भी करती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर फिर भी सर आपकी भी बेटी होगी, वो भी आपकी परी होगी। बिल्कुल भाई, लड़कियां तो होती ही पापा की परी हैं।
अब पापा की परी इज नॉट एट ऑल अ नेगेटिव वर्ड। अगर आप पापा की परी शब्द को नेगेटिवली ले रहे हैं तो ये आपकी कमी है, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव शब्द है। गाने बन चुके हैं मेरे घर आई एक नन्ही परी। हमेशा भाई जो फादर होते हैं वो अपनी बेटी को, है ना, क्या बोलते हैं, परी बोलते हैं, पापा की परी होती है वो। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड नहीं है, आपने इस बात को नेगेटिवली ले लिया। और सिंपल सी बात है, अगर लड़की, है ना, अपने फादर से ज्यादा क्लोज होती है इसलिए वो पापा की परी होती है। लड़के जो होते हैं नालायक टाइप के होते हैं, थोड़े से पापा से डांट खाते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा क्लोज होते हैं अपनी मम्मी के, तो लड़कियां पापा की परियां हैं। और जो लड़के हैं वो सारे के सारे मम्मी के क्या हैं, चमगादड़ बोल लीजिए या मगरमच्छ बोल लीजिए, है ना। सर आपके कितने बच्चे हैं भाई, जितने भी छात्र करियर विल पर पढ़ रहे हैं आप देख लीजिए, करियर विल एप्लीकेशन पर सब्सक्राइबर्स की संख्या 10 मिलियन हो चुकी है। कम से कम 1 करोड़ बच्चे तो हैं ही मेरे, जिन सबका ख्याल मुझे रखना पड़ता है। समझ गए बात। तो लेजिस्लेचर ने, विधायिका ने कानून बना दिया, उस कानून को लागू कर दिया एग्जीक्यूटिव ने, अब उसको फॉलो कीजिए। और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेट सी बात है, उसके लिए पनिशमेंट प्रोविजन या दंड का प्रावधान जुडिशरी के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा किया जा सकता है। टू मेक प्रोविजंस फॉर पनिशमेंट, दंड के लिए प्रावधान करने का कार्य किसका है, न्यायपालिका का है, जुडिशरी का है। सर आप कौन है मम्मी के, हम तो भाई अनमोल रतन हैं। वो नहीं देखी मूवी आपने, मेरे दो अनमोल रतन, तो मैं और एक मेरा बड़ा भाई भी है। तो हमारी मम्मी की दो अनमोल रतन, एक है राम और एक है लखन। वो बात अलग है कि हमारे नाम राम लखन नहीं है। इसके बाद आती हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, या सरकार के प्रकार। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट या सरकार के प्रकार। एक आदमी, आदमी हो आप, हाँ आदमी लग रहे हो। एक आदमी लिख रहा है कि आप सिर्फ गर्ल्स के कमेंट देखते हैं। मेरे भाई, ये सीटेट का बैच है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सीटेट के बैच में 90% केवल लड़कियां और महिलाएं होती हैं। स्टीरियोटाइप्स के बारे में पढ़ चुके हो ना आप डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, तो आपको बताया था ना मैंने डाइवर्सिटी में कि हमारे देश में समाज को ऐसा लगता है कि लड़कियां केवल और केवल टीचर बनने के लिए होती हैं। इसीलिए आपके बैच में मोर देन 90% सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बहुत ही कम है लड़के। कहीं कहीं पर इक्का दुक्का ऐसा होता है कि किसी लड़के का कमेंट आ गया यहाँ पर, या फिर लड़के इतने होशियार होते हैं कि उनको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब समझ में आ रहा होता उनको। लेकिन इसकी उम्मीद मुझे कम है। समझ गए बात।
तो मैं केवल लड़कियों के कमेंट नहीं पढ़ता हूं। आप ये मान के चलिए, अगर आपके बैच में 90% से ज्यादा लड़कियां हैं, है ना, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, 10 कमेंट में से 9 कमेंट लड़कियों के होंगे। तो भाई 9 बार लड़कियों के पढ़े जाएंगे, फिर एक बार कहीं आपका नंबर आएगा। समझ रहे हो बात? आप यहां पर भी अल्पसंख्यक हो, यहां पे भी आप अल्पसंख्यक हो गए क्लास में भी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट या सरकार के प्रकार। जो सरकारें होती हैं, जो गवर्नमेंट होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं? तो हमारे देश में आप जानते हैं सरकार कैसी होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या जिसे आप कह सकते हैं लोकतांत्रिक सरकार। हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है या लोकतांत्रिक सरकार होती है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब, लोकतांत्रिक सरकार का मतलब एक ऐसी सरकार जिसमें अपने प्रतिनिधियों को डायरेक्ट या इनडायरेक्टली देश की जनता के द्वारा ही चुना जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि लोकतंत्र में लोग ही सरकार की या सरकार को ये शक्ति देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पर देश की राजव्यवस्था या देश के प्रशासन को चला सके। इसके अलावा लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में आप जानते हैं कि इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। केंद्रीय सरकार बनाने के लिए लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, राज्य की सरकार को बनाने के लिए विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, स्थानीय सरकारों को बनाने के लिए पंचायती राज और नगर पालिकाओं के इलेक्शंस होते हैं। कहने का मतलब, हमारे देश में जनता का शासन चलता है, जनता शासन करती है, जिसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, जिसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। और एक दूसरी गवर्नमेंट होती है जिसको हम कहते हैं मोनार्किकल गवर्नमेंट, या जिसे आप राजतांत्रिक सरकार कह सकते हैं। और मोनार्किकल गवर्नमेंट में, राजतांत्रिक सरकार में, एक शासक होता है, एक रूलर होता है, और वो हेरिडिटरी होता है, वो अनुवांशिक होता है। कहने का मतलब, राजा का पुत्र अगला राजा बन जाएगा, उसका पुत्र अगला राजा बन जाएगा, और राजा के द्वारा लिया गया अंतिम जो निर्णय होता है वही अंतिम होता है, उस पर कोई भी सवाल नहीं कर सकता। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर हमारी सरकार कोई निर्णय लेती है, कोई भी डिसीजन लेती है, और अगर जनता को ऐसा लगता है सर कुल वैध मतों की संख्या कितनी होती है? मतलब सवाल नहीं आया मेरे को समझ में, वंदना। कुल वैध मतों की संख्या मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी जमानत जब्त ना हो तो उसके लिए कम से कम कितने वैलिड वोट्स चाहिए? 1/6, 1/6 चाहिए होते हैं। तो मोनार्किकल गवर्नमेंट में एक शासक होता है, एक रूलर होता है, और जो रूलर होता है उसी के द्वारा सारे के सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। उसके डिसीजंस को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में, अगर कोई भी डिसीजन सरकार के द्वारा लिया जाता है तो जनता सरकार की नीतियों का और फैसलों का विरोध कर सकती है। इवन संसद में भी सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों को चुनौती दी जा सकती है। और अगर सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि देश हित में या देश के लोगों के हित में नहीं है, तो न्यायपालिका को ये पावर दी गई है, जुडिशरी हैज द पावर टू टर्मिनेट दोज लॉज, कि ऐसे लॉ, ऐसे कानूनों को टर्मिनेट कर दिया जाए या निरस्त कर दिया जाए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये आप जानते हैं। इस लोक व्यवस्था या लोकतंत्र को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। सरकार, संसार में और भी कई देश हैं जहां पर लोकतंत्र के लिए लोगों ने संघर्ष किया है। भाई हमने भी संघर्ष किया है,
पहले यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट चलती थी। हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बलिदान देकर, अंग्रेजों से लड़ाई कर कर और बड़ी ही मुश्किल से आजादी प्राप्त की 15 अगस्त 1947 को। और हम क्या बन गए? लोकतांत्रिक बन गए, हम डेमोक्रेटिक बन गए। और आप जानते हैं कि कोई भी देश पूरी तरीके से अपने आप को डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक तभी कह सकता है जब उस देश में सारे के सारे रहने वाले नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया जाए। तो हमारे देश में है यूनिवर्सल एडल्ट वोट राइट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जैसे ही हमारे देश का कोई भी नागरिक 18 साल की उम्र पूरी करता है तो वो मतदान करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग का हो। हर व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। सर डिक्टेटरशिप भी तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ना बेटे, हमें तो सिर्फ वही पढ़ना है ना जो आपके सिलेबस में है। ऐसे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है। ऐसे तो सरकारें बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन यहां पर आपको केवल 2 प्रकार की समझनी है, एक राजतंत्रिक, एक लोकतंत्रिक। एक लोकतंत्र, एक राजतंत्र, डेमोक्रेसी और एक मोनार्की, ये बस जानना है आपको। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हमारे देश में हर एक नागरिक के पास वयस्क मताधिकार है, मतदान करने का अधिकार है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले केवल पढ़े लिखे लोगों को ही मतदान करने का अधिकार था। कहने का मतलब पहले महिलाओं को और जो अनपढ़ लोग हुआ करते थे, जो पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन गांधी जी ने अपने पत्र, अपनी मैगजीन यंग इंडिया में प्रकाशित किया और ऐसा कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता हूं कि आदमी के पास संपत्ति है वही वोट दे सकता है, लेकिन जिसके पास संपत्ति नहीं है, शिक्षा नहीं है, लेकिन चरित्र है, उसे आप वोट ही नहीं देंगे। सर जिम करिए आप कंटिन्यू। अरे जिम करने से ही तो ये फजीता हो गया। अब जुलाई से मैं जिम ही तो कर रहा था, सारे के सारे दर्द निकल कर आ गए बाहर, जो कहीं अंदर दूर तक छिपे हुए थे, दबे हुए थे, सब निकल आए बाहर। स्पाइन के L1, L2, L3 हिले पड़े हैं अपने। MRI की रिपोर्ट ने यही बताया है। अब आराम से फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। डेमोक्रेसी को थोड़ा सा समझाइए। देखो डेमोक्रेसी में भाई हमारे देश में शासन करने की जो पावर है वो किसके पास है? सरकार के पास है। और लोकतंत्र में सरकार, आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जो सरकार है वो कौन चुनती है? वो जनता चुनती है, उसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। राजतंत्र में तो राजा होता है और राजा के रिटायर होने के बाद, मरने के बाद उसका पुत्र या पुत्री ही क्या बन जाते हैं? अगले राजा या रानी बन जाते हैं। संसार में कहीं पर भी सरकारों ने अपनी मर्जी से शक्ति को लोगों के साथ नहीं बांटा है। इवन पूरे यूरोप और अमेरिका की भी अगर आप बात करो तो महिलाओं और गरीबों को सरकार में भागीदारी नहीं दी जाती थी। वो तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जब पहला विश्व युद्ध हुआ, तो यूरोप में महिलाओं की इंपॉर्टेंस पता चल पाई। बेसिकली क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ज्यादातर पुरुष तो लड़ाई के लिए चले गए
अब वो काम जो पुरुष कर रहे थे, अब वो काम भी किसको करने पड़े? महिलाओं को करने पड़े। तो लोगों को ये रियलाइज हुआ कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी तरीके से कम नहीं है। जो काम पुरुष कर सकते हैं वो सारे के सारे काम महिलाएं भी कर सकती हैं। फिर कहीं धीरे धीरे जाकर यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को भी कुछ राजनैतिक अधिकार प्रदान किए गए। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इतनी आसानी से नहीं, इसके लिए भी महिलाओं के द्वारा मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किए गए, जैसे कि वुमेन वोट राइट मूवमेंट या महिला मताधिकार आंदोलन, या इसे सफरेज मूवमेंट भी कहा जाता है। सफरेज का मतलब ही क्या है? मतदान करने का अधिकार। सफरेज मूवमेंट के तहत ही महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार मिला। और आप जानते हैं, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जैसे देश ने भी 1920 में जाकर महिलाओं को वोट राइट दिया है, मतदान करने का अधिकार दिया है, यानी कि सिर्फ 100 साल पहले। इवन ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में तो महिलाओं को मतदान करने का अधिकार 1928 में जाकर मिला। और इवन अगर सऊदी अरब की बात करें तो हाल ही में कुछ वर्ष पहले ही सऊदी अरब में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला है। अदरवाइज सऊदी अरब में तो ये आज तक भी नहीं था। तो ये थी दोस्तों सरकार की समझ, व्हाट इज अ गवर्नमेंट, एक सरकार क्या होती है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो लोकतांत्रिक सरकार के विभिन्न तत्व या वेरियस एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। तो चलिए हम मिलते हैं कल और बातचीत करेंगे हम की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या एक लोकतांत्रिक सरकार के विभिन्न तत्वों के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद।